सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का 5वां भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्यानता क्या होती है। दोस्तों, श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति या रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करता है। दोस्तों, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक नदी है जिसमें तरल बह रहा है। तरलों में नीचे वाली परत में पानी के कणों की गति अलग होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि पानी के कणों की गति नीचे वाली परत में V2 है और ऊपर वाली परत में V1 है। यानी नीचे वाली परत में कणों की जो गति होगी वो कम होगी, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाली परत में कणों के बीच जो आकर्षण होता है वह ज्यादा होता है, जिसके कारण नीचे वाले कणों की गति ऊपर वाले कणों की गति से कम हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों परतें साथ में गति करती हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे वाली परत के कारण ऊपर वाली परत उस पर पीछे की ओर एक बल लगा रही है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल का मान परतों के संपर्क क्षेत्रफल और परतों के बीच वेग प्रवणता का अनुक्रमादि होता है। दोस्तों, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों में ही पाई जाती है, जबकि ठोसों में घर्षण होता है। गैसों में जो श्यानता होती है ताप बढ़ने पर वह बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यों की श्यानता का मान ताप बढ़ने पर घट जाता है। द्रव की श्यानता गैसों से अधिक होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की श्यानता से अधिक होती है। दोस्तों, द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच का बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होता है। श्यानता गुणांक की परिभाषा अवरूपक प्रतिबल तथा विकृति दर के रूप में की जा सकती है। मतलब मीटा बराबर है FL भाग VA के। श्यानता का SI मात्रक पॉइस है और इसके दूसरे मात्रक हैं न्यूटन सेकेंड मीटर ऋण 2 या पास्कल सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोक्स का नियम क्या होता है। दोस्तों, स्टोक्स का नियम एक गणितीय समीकरण है जो एक द्रव के माध्यम में छोटे गोलाकार कणों में नियत होते वेग को व्यक्त करता है। दोस्तों, स्टोक्स ने ये सोचा कि कैसे जब एक पिंड किसी तरल में गिरता है तो वह अपने संपर्क में तल की परतों को भी खींचता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। हम एक गोलाकार छोटी सी पिंड लेते हैं जो कि तरल में डूबा हुआ है। तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप पिंड एक परिमाणी मंदक बल का अनुभव करेगा। दोस्तों, जब कोई पिंड श्यान द्रव में गिर जाता है तो वह श्यान बल अनुभव करता है और
यह बल श्यान द्रव के माध्यम से गिरते हुए गोले या कण पर गतिरोध डालता है और ये गोला वेग, त्रिज्या और द्रव पदार्थ की श्यानता के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, स्टोक ने ये निष्कर्ष निकाला कि श्यान बल निर्भर करता है द्रव की श्यानता गुणांक पर, गोलाकार के त्रिज्या पर और वेग पर। दोस्तों, इस नियम का उपयोग मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के निर्धारण में किया जाता है और यह नियम पैराशूट के माध्यम से नीचे आने वाले व्यक्ति की मदद करता है और यह नियम बादलों के निर्माण में भी जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल, जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को उस तरल का रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं और इसे RE से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यदि रेनॉल्ड्स की संख्या 0 से लेकर 2000 के मध्य में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या एक अवीम संख्या है जो तरल के प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में समान प्रवाह पैटर्न का आंकलन करने में मदद करती है। दोस्तों, RE बराबर होता है रो VD भाग मीटा के, जहाँ पर रो तरल का घनत्व है और V तरल के प्रवाह की चाल है और D नालिका का व्यास है। दोस्तों, यदि RE का मान 1000 से कम होता है तो प्रवाह स्तरीय होता है और यदि RE का प्रवाह 2000 से ज्यादा होता है तो वो विशुद्ध प्रवाह होता है। दोस्तों, इस तथ्य से हमें जहाजों, पनडुब्बियों, रेस में उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयानों की अभिकल्पना करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, RE को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब RE बराबर है जड़त्वीय बल भाग श्यानता बल के। इस तरह से RE अंक जड़त्वीय बल अर्थात प्रवाही तरल के द्रव्यमान अथवा प्रवाह मार्ग के अवरोध तथा शयान बल का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का वो गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है यानी सिकुड़ने का काम करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दोस्तों, द्रव में पृष्ठ तनाव दर के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है और ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रति एकांक काल्पनिक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यदि दोस्तों काल्पनिक लंबाई वाले द्रव पर लगने वाले बल का मान F है तो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर F भाग L। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हमने रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? श्यान बल, प्रतिबल, प्रत्यायन बल, ऊपर के A और B दोनों। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर खालिस्तान हो जाती है, समान रहती है, अलग हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊपर में से कोई भी नहीं। श्यानता का SI मात्रक क्या है? पॉइस, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग 2, पास्कल सेकंड, ऊपर के सभी। रेनॉल्ड्स संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है?
REVAP। पृष्ठ तनाव की SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर वर्ग 2, डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय संचार व्यवस्था का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे मॉड्यूलन तथा इसकी आवश्यकता। इसके बाद जानेंगे आयाम मॉड्यूलन को और जानेंगे आयाम मॉड्यूलित तरंगों को उत्पन्न कैसे किया जाता है और अंत में आयाम मॉड्यूलित तरंगों का संसूचन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी संचार व्यवस्था का उद्देश्य सूचना अथवा संदेश सिग्नलों को प्रेषित करना है। संदेश सिग्नलों को आधार बैंड सिग्नल भी कहते हैं, जो उस मूल सिग्नल द्वारा निरूपित आवृत्ति बैंड को निर्दिष्ट करता है जिसे सूचना स्रोत द्वारा प्रदान किया गया है। कोई भी सिग्नल एकल आवृत्ति का ज्यावक्र नहीं होता, वह एक आवृत्ति परिसर, जिसे सिग्नल बैंड चौड़ाई कहते हैं, में फैला होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि हम श्रव्य आवृत्ति के किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसी लंबे दूरी पर सीधे ही प्रेषित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं। तो आइए जानते हैं उन कारकों को और जानते हैं कि हम उन पर कैसे पार पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है एंटीना अथवा एरियल का साइज। दोस्तों, किसी सिग्नल को प्रेषित करने के लिए हमें किसी एंटीना या एरियल की आवश्यकता होती है। कोई एंटीना उस सिग्नल में समय के साथ होने वाले परिवर्तन उचित रूप से संवेदन कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उस एंटीना का साइज उस सिग्नल की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा के लगभग 1/4 हो। अब जैसे 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 15 किलोमीटर होती है। स्पष्ट है कि इस लंबाई के तुलनीय साइज का एंटीना निर्मित करना तथा प्रचालित करना संभव नहीं है। अतः ऐसे आधार बैंड सिग्नलों का सीधा प्रेषण व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि प्रेषण आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज है तो लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य इसके लिए होगा 300 मीटर। तो उपयुक्त लंबाई के एंटीना द्वारा प्रेषण संभव हो सकता है। दूसरा कारक है किसी एंटीना द्वारा प्रभावित शक्ति विकिरण। किसी एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति 1/λ² के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य यह है
कि एंटीना की समान लंबाई के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा के घटने पर अर्थात आवृत्ति में वृद्धि होने पर विकिरित शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः किसी लंबी तरंगदैर्घ्य के आधार बैंड सिग्नल द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण कम होती है। और दोस्तों तीसरा कारक है विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। मान लीजिए कि बहुत से व्यक्ति एक ही समय पर बातचीत कर रहे हैं अथवा एक ही क्षण कई प्रेषित्र आधार बैंड सूचना प्रेषित कर रहे हैं। ये सभी सिग्नल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तथा इनमें विभेदन करने का कोई सरल उपाय नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त तर्क यह सुझाते हैं कि न्यून आवृत्ति के मूल आधार बैंड या सूचना सिग्नल का प्रेषण से पूर्व किसी उच्च आवृत्ति तरंग में रूपांतरण आवश्यक है। यह रूपांतरण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि रूपांतरित सिग्नल में उन सभी सूचनाओं का समावेश रहे जो मूल सिग्नल में समाहित थीं। ऐसा करने के लिए हम किसी उच्च आवृत्ति सिग्नल जिसे वाहक तरंग कहते हैं की सहायता लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाहक तरंग के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है मॉड्यूलन कहलाती है। इसके अलावा मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तथा कला मॉड्यूलन यानी फेज मॉड्यूलेशन। इसके अतिरिक्त दोस्तों कई बार सूचना स्पंद के रूप में होती है, अतः स्पंद मॉड्यूलन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम केवल आयाम मॉड्यूलन की चर्चा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं आयाम मॉड्यूलन को। दोस्तों आयाम मॉड्यूलन में वाहक तरंग के आयाम में सूचना सिग्नल के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके लिए मान लीजिए कि CT जो कि बराबर है AC sin ओमेगा CT के, यह एक वाहक तरंग को निरूपित करती है तथा MT जो बराबर है AM sin ओमेगा MT के, यह एक मॉड्यूलक सिग्नल अथवा संदेश को निरूपित करती है। जबकि ओमेगा M जो बराबर होगा 2 पाई FM, यह संदेश सिग्नल की कोणीय आवृत्ति है। तब मॉड्यूलित सिग्नल CMT इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। CMT बराबर ब्रैकेट AC जमा AM sin ओमेगा MT ब्रैकेट बंद sin ओमेगा CT, या इसे लिख सकते हैं AC ब्रैकेट 1 जमा AM बटे AC sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT, या इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है CMT बराबर AC sin ओमेगा CT जमा म्यू AC sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT। दोस्तों यहाँ पर म्यू जो बराबर है AM बटे AC के, इसे मॉड्यूलन सूचकांक कहा जाता है। अब त्रिकोणमितीय संबंध sin A sin B जो बराबर होता है 1/2 cos A घटा B घटा cos A जमा B के, इस संबंध का उपयोग करके हम समीकरण को लिख सकते हैं CMT बराबर AC sin ओमेगा CT जमा म्यू AC बटे 2 cos ओमेगा C घटा ओमेगा MT घटा म्यू AC बटे 2 cos ओमेगा C जमा ओमेगा MT। दोस्तों यहाँ पर ओमेगा C घटा ओमेगा M निम्न पार्श्व आवृत्ति तथा ओमेगा C जमा ओमेगा M उच्च पार्श्व आवृत्ति कही जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आयाम मॉड्यूलित तरंग को उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आयाम मॉड्यूलन उत्पन्न करने के विविध ढंग हो सकते हैं। यहाँ चित्र में ब्लॉक आरेख में इसकी एक सरल संकल्पनात्मक विधि दर्शाई गई है। यहाँ पर सिग्नल xt को उत्पन्न करने के लिए मॉड्यूलक सिग्नल AM sin ओमेगा MT को वाहक सिग्नल AC sin ओमेगा CT में मिलाया जाता है। इस सिग्नल xt को फिर वर्ग नियम युक्ति से गुजारते हैं। इसके बाद इस सिग्नल को बैंड पारक फिल्टर से गुजारते हैं जो न्यून तथा उच्च आवृत्तियों का निराकरण कर देता है
तथा आवृत्तियों के एक बैंड को गुजरने देता है। इस प्रकार बैंड पारक फिल्टर का निर्गत एक AM यानी आयाम मॉड्यूलेट तरंग होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आयाम मॉड्यूलेट तरंग का संसूचन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, संसूचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलेट वाहक तरंग से मॉड्यूलिक सिग्नल की पुनः प्राप्ति की जाती है। हमने अभी देखा था कि मॉड्यूलेट वाहक तरंग में ओमेगा C तथा ओमेगा C जमा घटा ओमेगा M आवृत्तियां होती हैं। इससे आवृत्ति ओमेगा M वाले कोणीय मूल संदेश सिग्नल यानी MT को प्राप्त करने की एक सरल विधि चित्र में ब्लॉक आरेख के रूप में दर्शाई गई है। मॉड्यूलेट सिग्नल, जिसका रूप चित्र में दर्शाया गया है, दिष्टकारी से गुजारा जाता है, जिसके फलस्वरूप चित्र B में दर्शाए अनुसार निर्गम प्राप्त होता है। सिग्नल B का यह एनवेलप ही मूल सिग्नल है। इसके बाद सिग्नल MT की पुनः प्राप्ति के लिए इस संदेश सिग्नल B को एनवेलप संसूचक से गुजारा जाता है, जो कि एक सरल RC परिपथ होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने संचार तथा संचार व्यवस्थाओं की कुछ मूल संकल्पनाओं के विषय में चर्चा की। इसमें हमने एक विशिष्ट प्रकार के अनुरूप मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के विषय में भी चर्चा की। मॉड्यूलन के अन्य प्रकारों तथा अंकीय संचार व्यवस्था की भी आधुनिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन अन्य उत्तेजनापूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। अब तक हमने अपनी चर्चा को कुछ मूल संचार व्यवस्थाओं तक ही सीमित रखा है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम आपको आधुनिक समय की कुछ उन संचार व्यवस्थाओं की झलक दिखाना चाहते हैं जिनसे हमारे दैनिक जीवन में सूचनाओं का आदान प्रदान के ढंग में आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न हो गया है, जिसमें सबसे पहले है इंटरनेट। दोस्तों, इस व्यवस्था का सारे संसार में करोड़ों उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संचार का अवसर प्राप्त होता है। यह 1960 में आरंभ हुआ तथा सर्वसाधारण के लिए 1990 से सुलभ किया गया। इसके उपयोग से हम ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वर्ल्ड वाइड वेब, ई-कॉमर्स तथा बातचीत और गपशप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुलिपि यानी फैक्स, जो किसी स्थिर लिखित प्रमाण का प्रतिबिंब प्रदान करती है, टेलीविजन की भांति किसी गतिशील वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान नहीं कर सकती तथा मोबाइल टेलीफोनी के लिए भी संचार व्यवस्था का उत्तम होना अति आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये अध्याय और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये कोर्स भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये वीडियोस आपको अपनी पुस्तक के विषयों को समझने में मदद करेंगे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा और आपका ये सफर। आपको आपकी परीक्षाओं और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाभ अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर
प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रामकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोगजनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथेलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेताणु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेताणुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुंचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहदभक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। बृहदभक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स 2 प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो इन्हें मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लड़ते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमोरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु
जब रोगजनक शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचा देता है तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्वप्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है, जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है, जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है, जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीज़ों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी-कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं।
एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है, क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकानों की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद भवन या प्रोलिफरेशन होता है, उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकानु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकानुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकानुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण है कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकानु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है। थाइमस जन्म के समय अस्थिमज्जा से भी ज्यादा मुख्य होता है। यह जहां तिलक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है। इसमें मुख्य रूप से लसिकानु और भक्षकानु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकानुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद। Telekovic kagaralan dia benar.
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पुस्तक का अंतिम अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है संचार व्यवस्था। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के संसार एवं अन्य प्राणियों के साथ लगभग निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान करता रहता है। किसी सफल संचार के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषक एवं ग्राही दोनों ही किसी सर्व सामान्य भाषा को समझते हों। मानव निरंतर ही यह प्रयत्न करता रहा है कि उसका मानव जाति से संचार गुणता में उन्नत हो। मानव प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक संचार में उपयोग होने वाली नई नई भाषाओं एवं विधियों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, ताकि संचार की गति एवं जटिलताओं के पदों में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, आधुनिक संचार की जड़ें 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सर जगदीश चंद्र बोस, F.B. मोर्स, G. मार्कोनी तथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्य द्वारा डाली गई। इस अध्याय में हम जानेंगे संचार व्यवस्था के अवयव, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, संचार सभी सजीव वस्तुओं के जीवन के प्रत्येक चरण में व्याप्त है, चाहे संचार की कोई भी प्रकृति हो। प्रत्येक संचार व्यवस्था के 3 आवश्यक तत्व होते हैं: प्रेषित्र, माध्यम या चैनल तथा अभिग्राही। किसी संचार व्यवस्था में प्रेषित्र किसी एक स्थान पर अवस्थित होता है, अभिग्राही किसी अन्य स्थान पर, चाहे वो पास हो या दूर, वहां पर अवस्थित होता है, तथा चैनल एक ऐसा भौतिक माध्यम है जो इन्हें एक दूसरे से संयोजित करता है। चैनल का प्रकार संचार व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। यह प्रेषित्र तथा अभिग्राही को संयोजित करने वाले एक तार अथवा केबल के रूप में हो सकता है, अथवा वह बेतार यानी वायरलेस भी हो सकता है। प्रेषित्र का उद्देश्य सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न संदेश सिग्नल को चैनल द्वारा प्रेषण के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना होता है। जब कोई प्रेषित सिग्नल चैनल के अनुदिश संचारित होता है तो यह चैनल में अपूर्णता के कारण विरूपित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेषित सिग्नल में नॉइस यानी रव मिल जाता है। फलस्वरूप अभिग्राही प्रेषित सिग्नल का विकृत रूप प्राप्त करता है। अभिग्राही का कार्य प्राप्त सिग्नल को प्रचालित करना होता है। यह इस सूचना सिग्नल की पुनः संरचना करके इसे मूल संदेश सिग्नल को पहचान सकने योग्य रूप में लाता है, ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इसके अतिरिक्त संचार के 2 मूल ढंग हैं। पहला बिंदु से बिंदु तक संचार तथा दूसरा प्रसारण। बिंदु से बिंदु तक संचार विधि में एकल प्रेषित्र
तथा अभिग्राही के बीच के संयोजन यानी लिंकेज से होकर संचार होता है। इस विधि के संचार का एक उदाहरण है टेलीफोन व्यवस्था। इसके विपरीत प्रसारण विधि में किसी एकल प्रेषित्र के तदनुरूपी बहुत से अभिग्राही होते हैं। प्रसारण विधि द्वारा संचार के उदाहरण रेडियो तथा टेलीविजन हैं। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसड्यूसर। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो कुछ भौतिक चरों जैसे कि दाब, विस्थापन, बल, ताप आदि को अपने निर्गत पर तदनुरूपी विद्युतीय सिग्नल के चरों में रूपांतरित कर सकती है। या इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है। अगला शब्द है सिग्नल। दोस्तों, प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। ये सिग्नल या संकेत या तो अनुरूप यानी एनालॉग अथवा अंकीय यानी डिजिटल हो सकते हैं। अगली शब्दावली है रव यानी नॉइस। रव से तात्पर्य उन अवांछनीय सिग्नलों से है जो किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नलों के प्रेषण तथा संसाधन में विक्षोभ का प्रयास करते हैं। रव उत्पन्न करने का स्रोत व्यवस्था के बाहर अथवा भीतर हो सकता है। अगला शब्द है प्रेषित्र। दोस्तों, प्रेषित्र प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला है अभिग्राही। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछनीय संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। अगला शब्द है क्षीणता। दोस्तों, माध्यम में संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में क्षति को क्षीणता कहते हैं। अगला है प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसे प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर कहते हैं के उपयोग में सिग्नल आयाम में वृद्धि की प्रक्रिया है। संचार व्यवस्था में क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। दोस्तों, प्रवर्धन स्रोत तथा लक्ष्य के बीच उस स्थान पर किया जाता है जहां सिग्नल की प्रबलता अपेक्षित प्रबलता से दुर्बल हो। अगला शब्द है परास यानी रेंज। यह स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ। बैंड चौड़ाई से हमारा तात्पर्य उस आवृत्ति परास से है जिस पर कोई उपकरण प्रचालित होता है, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान हैं। अगला शब्द है मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलेशन। दोस्तों, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलन। अब ये मॉड्यूलन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें संक्षेप में AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तथा PM यानी फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले भागों में जानेंगे। अगला शब्द है विमॉड्यूलन या डीमॉड्यूलेशन। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जिसमें अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना की पुनः प्राप्ति की जाती है विमॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया है। और अंतिम शब्द है पुनरावर्तक। पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र से सिग्नल चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित कर देता है। कभी कभी तो वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर देता है। पुनरावर्तकों का उपयोग किसी संचार व्यवस्था का परास विस्तारित करने के लिए किया जाता है।
कोई संचार उपग्रह वास्तव में इस अंतरिक्ष में एक पुनरावर्तक स्टेशन ही है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जाना संचार व्यवस्था के अवयव और इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तब तक के लिए गुड बाय। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।